देखिए, ये गुपकार अलायंस नहीं है, ये गप अलायंस है। इसने गप्पों के नाम पे पहले लोगों को बेवकूफ़ बनाया जम्मू कश्मीर के, क्या कश्मीर का युवा, क्या जम्मू का युवा। आज ये 50-50 साल के हो गए, आज भी ये लड़ाई कर रहे हैं कि हमें पक्का किया जाए। तो हमारे को किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाना है। आज भी ये गप्पों के नाम पे बेवकूफ़ बना रहे हैं। इनके नीचे ज़मीन नहीं रही है, इनको कश्मीर में कोई वोट दे के राज़ी नहीं है। नमस्कार, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है बाहु एक्सप्रेस में और मैं हूं आकिब आफ्ताब। विषय चर्चे बहुत हैं, लेकिन क्या सही मायनों में वो चीज हो रही है जिस चीज का इंतजार जनता ने किया? चाहे बिहार इलेक्शन हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर, चाहे गुपकार अलायंस, बहुत सारे मुद्दे। तो इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है असीम गुप्ता जी, जो वाइस प्रेसिडेंट है भारतीय जनता पार्टी के। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है बाहु एक्सप्रेस में। सर, एक साधारण सवाल कि जब से भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में आई, तब से जम्मू कश्मीर को क्या क्या चीजें हासिल हुई? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में हम लोग जम्मू कश्मीर को विकास को लेके चले हैं। उसमें आप खुद देखें, एम्स, आईआईटी, आईएएम, रिंग रोड, एक्सप्रेस हाईवे, मेडिकल कॉलेजेस, उसके बाद आप बच्चों के लिए मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज़, नए नए उद्योगों के लिए नई नई इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। अभी मुझे कुछ 2 दिन पहले पता लगा कि अमूल वाले श्रीनगर में अपना यूनिट लगाने की तैयारी कर रहे हैं। जम्मू में भी वो देख रहे हैं अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी को मर्ज करके किसी तरह जम्मू में भी एक यूनिट अमूल का लगाया जाए। तो आस्ता आस्ता करके डेवलपमेंट ग्राउंड पे दिखना शुरू हो गई है, खासकर 370-35 से हटने के बाद। यूथ के लिए अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के, अगर हम डेली वेजर्स को इंक्लूड करें उसमें या बहुत सारे मुद्दों को इंक्लूड करें, तो 1994 से लेकर 2020 तक डेली वेजर्स के बारे में क्या सोचा गया क्या नहीं, या आप भी जानते हैं या हम भी जानते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के यूथ का क्या 10,000 पोस्ट मिलेंगी, फिर इतना पैकेज आएगा? क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी खड़ी उतरी है उन वादों और मुद्दों पर? देखिए, आप एक चीज़ देखिए, जिन्होंने इन लोगों को डेली वेजर लगाया उन्होंने इनके साथ मजाक किया। जब ये बेचारे डेली वेजर लगे होंगे तब इनकी उम्र 20 साल 25 साल होगी। आज ये 50-50 साल के हो गए, आज भी ये लड़ाई कर रहे हैं कि हमें पक्का किया जाए। तो पुरानी सरकारें, चाहे वो एनसी की हों, चाहे पीडीपी की हों या कांग्रेस की हो, उन्होंने तो इन डेली वेजर्स को बेसिकली बेवकूफ़ बनाया ना, नौकरी के नाम पे। तो हमारे को किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाना है। एक प्रॉपर सिस्टम से 50-60 हज़ार नौकरियों का प्रावधान निकल रहा है, एलजी साहब उसमें लगे हुए हैं, पैनल बन रहे हैं और उसके ऊपर अपने सारा सिस्टम तैयार करके प्रॉपर सिस्टम से नौकरियां दी जाएंगी। वो डेली वेजेस नहीं होंगी, वो प्रॉपर उनको नौकरियों के हिसाब से रखा जाएगा जिनको भी दी जाएंगी। सर, वो परमानेंट होगी या फिर उसी बेस पर कि वादा कर दिया और एकदम से फिर बाहर? नहीं, बट ऑब्वियस है, जब भी सीरियसनेस होती है किसी चीज़ को देने की, वो परमानेंट ही होती है। ये तो पॉलिटिकल गेन के लिए इन्होंने 200 रुपया दिहाड़ी पे, तो आपने मजाक बना दिया किसी को डेली वेजर बना के। ये तो एनसी और कांग्रेस और पीडीपी से पूछना चाहिए कि आपने इतने यूथ को बेवकूफ़ बनाया। 200 रुपये दिहाड़ी पे आपने क्या समझा उनको? सर, डेली वेजर्स की अगर हम बात करें तो कई इलाकों से ये खबर भी आई कि डेली वेजर्स ने इस माहौल के बीचों बीच में सुसाइड कर लिया। आपने भी सुना होगा, कई इलेक्ट्रिशियन जो थे तार ठीक करते करते मर जाते हैं। क्या उन तक सरकार ने वो सुविधाएं पहुंचाई, कोशिश की पहुंचाने की? क्या खुद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुद वहां पर गए? देखिए, ऐसा है कि डेली वेजर्स के बारे में जैसे आप बता रहे हैं कि ये तो सुसाइड की है या जो भी उन्होंने बेचारों ने काम करते हुए किसी की डेथ होगी, तो इस चीज़ का तो ये तो अपने हाथ में चीज़ें नहीं होती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक हेल्थ कार्ड निकाला है, आपने वो देखा होगा। उसमें उन्होंने डेली वेजर नहीं, जम्मू कश्मीर का एक एक नागरिक, उसको 5 लाख का इंश्योरेंस दिया है कि भगवान ना करे कोई उसको सेहत के मामले में या कोई तकलीफ़ हो जाए या कोई ऊंच नीच हो जाए, तो डायरेक्ट पैसा उसके अकाउंट में 5 लाख रुपया ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन आप उससे पहले जो आज तक हेल्थ कार्ड इम्प्लीमेंट ही नहीं होने दिया कांग्रेस, एनसी, पीडीपी के लोगों ने, 370 और 35 ए के मुद्दे में, कि वहाँ की हर स्कीम तो लगती नहीं थी, सारे कॉन्स्टिट्यूशन तो लगते नहीं थे।
जम्मू में मेरी बेटी है, उसकी शादी बाहर हो जाएगी, उसका कोई अधिकार नहीं रहेगा प्रॉपर्टी पे मेरी। तो ये सब बेड़ा गर्क 370-35 ने किया, उसी का ये सारा सिस्टम ख़राब हुआ था। अब 370-35 से हटी है। कोई भी आदमी को भगवान ना करे कुछ हो जाएगा तो सेंटर की तरफ से सीधा उसके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। सर हेल्थ कार्ड तक तो ठीक है, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से? क्योंकि हमने देखा कोविड-19 का जब महामारी जब जम्मू कश्मीर के अंदर आई, तो कई दिग्गज लोग जो थे जिनके पास पैसा ठीक ठाक था वो तो बाहर गए, और जो खुद जम्मू के अंदर लोग थे वो सरकारी हॉस्पिटल्स में गए, और वहाँ पर वेंटिलेटर्स की कमी, ऑक्सीजन की कमी। तो इस नज़रिए को हेल्थ कार्ड के साथ आप कैसे रिलेट कर सकते हैं? नहीं, वो ठीक है, ये आपदा तो आई है, पूरे वर्ल्ड में आई है। बड़े बड़े वर्ल्ड के जो इतने बड़े बड़े मेडिकल फैसिलिटीज़ थी, इटली शिटली फ्रांस, वो फेल हो गए। इंडिया के पास तो इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं, क्योंकि कभी इस चीज़ की ओर देखा ही नहीं गया ना हिंदुस्तान को। आपने हमेशा राजनीति किसके ऊपर की भाई? रिलीजन के ऊपर, भेदभाव के ऊपर, एक दूसरे के साथ लड़ाई कराओ, हिंदू मुसलमानों में लड़ाई कराओ, इसके ऊपर सारी उम्र कांग्रेस ने राजनीति की। मोदी जी का एक एजेंडा है, सबका साथ सबका विकास। उसमें हिंदू हो उसको भी पैसे आए, मुसलमान हो उसको भी पैसे आए, हिंदू लेडी हो उसको भी पैसे आए, मुसलमान लेडी हो उसको भी पैसे आए। किसान को जो 2-2 हज़ार रुपया मिल रहा है, वो ये देख के थोड़ा आ रहा है किसान हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सबको आए। तो मोदी का जो एजेंडा है, मोदी जी का सबका साथ सबका विकास, उसको लेके ही हम ये काम करेंगे। उसमें चाहे जम्मू कश्मीर का नागरिक हो या पूरे देश का कहीं का नागरिक हो, सबके साथ इक्वल विकास किया जाएगा, इक्वलिटी में ही पेश किया जाएगा सबको। सर मान लीजिए कि आपकी एक बहुत बड़ी रैली जा रही है, तो किस तरीके की आप जो है रैली में नारे या बयानबाजी करेंगे? जब आपके सामने 1 लाख लोग या 2 लाख लोग होंगे, किस तरीके की बातें आप उन 2 लाख लोगों के सामने रखेंगे? क्या विकास की आप बात रखेंगे, या पुलवामा अटैक की बात रखेंगे, या गलवान वैली की बात रखेंगे? किस तरीके की? देखिए, ऐसा है कि इस वक्त जो पूरे मुद्दे जो चल रहे हैं, मैं आपको आपके माध्यम के, आपके चैनल से माध्यम से हर एक को बता दूं, देश के हित में जो आदमी कॉम्प्रोमाइज़ करता है ना, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, वो आने वाली पीढ़ियां आपको गालियां देंगी। सारी उम्र हमने राजनीति की देश को कॉम्प्रोमाइज़ करके, मोदी जी ने देश को कॉम्प्रोमाइज़ में नहीं आने दिया। आप देखिए, गलवान वैली में चाइना बैठा हुआ है 8 महीने से, 9 महीने से, हमारे लोग भी बैठे हैं। ये वो चाइना कभी 8 महीने रुकने वाली चीज़ थी? उसको पता है आज हम इंडिया से पंगा नहीं ले सकते, हिंदुस्तान से। पाकिस्तान से सीधी लड़ाई तो हमसे कोई जीती नहीं गई, उसने मिलिटेंट्स भेजना शुरू कर दिए। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर देश हित की बात आएगी, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी, अपनी ना आइडियोलॉजी से ना देश के मामलों में। सर अभी तो बिहार का रिजल्ट भी आने वाला है, क्या लगता है आपको, कमल का फूल खिलेगा? बिहार का रिजल्ट आ गया है, कमल का फूल खिल गया है। और देखिए, आपको बिहार के रिजल्ट से भी बता देता हूँ, उन्होंने बोला 18 लाख नौकरियाँ देंगे, छोटी बात नहीं बोली, लेकिन लोगों ने 18 लाख नौकरियों को वोट नहीं किया। उन्होंने कहा वो मोदी जो ज़मीन पे लोगों को देता है, जो किसानों की ज़मीन पे मदद करता है, जिसने ज़मीन पे लोगों के घर घर में बिजली पहुंचाई है, उन्हें मोदी जी को वोट दिया, नीतीश जी को वोट दिया। उन्होंने आरजेडी और महागठबंधन को टोटल फेल कर दिया। सर 15 सालों से नीतीश जी की राजनीति जो है, नीतीश जी ही दौरा करे बिहार का, तो फिर भी पुअर्टी लेवल बिहार का इतना ज़्यादा क्यों? नहीं, बड़ा फ़र्क आया जी। आप उससे पहले देखिए, जो नीतीश जी तो 15 साल से आए, आज तक बिहार में एम्स ही नहीं था। पहली बार नीतीश जी की सरकार में एम्स बना है। इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था, वहाँ पर सड़कें नहीं थी, कॉलेजेस नहीं थे, कॉलेजेस में चीटिंग होके पास होते थे लोग, वो सिस्टम ही नहीं था। अब तो बड़ा फ़र्क कर दिया। 15 आज से 30 साल पहले तो गुंडा राज था। आप रेलवे स्टेशन पे चले जाएं, जब तक दिन नहीं निकलता था ना, अगर आप रात को पहुँच जाए तो आप अपने रिश्तेदार के घर नहीं जाते थे कि पता नहीं रास्ते में क्या लूट कटूट हो जाए आपके साथ। तो अब वो बिहार नहीं रहा है। तो अभी भी आपको लगता है कि जिस तरीके का वहाँ पर कमल का फूल फिर से खिल चुका है, जैसा कि आप बता रहे हैं, तो लेकिन देखने को भी मिल रहा है, सुनने को भी मिल रहा है, क्या पब्लिक के लिए, लोगों के लिए वो चीज़ें, वो सुविधाएं 15 सालों से हुई? अगर हुई तो किस प्रकार से हुई, किस तरीके से हुई? क्या एम्स बनाकर हुई या कुछ और बना? देखिए, तीसरी बार नीतीश जी अब चौथी बार रिपीट हो गए हैं, एनडीए की सरकार बन रही है, तो बट अभी से कुछ हुआ है तो लोगों ने वोट दिया, कुछ नहीं हुआ तो लोग क्यों वोट देते? एंटी इनकम्बेंसी होती है इतनी बड़ी, जो 3 साल में रहा हो चीफ मिनिस्टर। एंटी इनकम्बेंसी, लोग ऑपोजिशन कहती थी एंटी इनकम्बेंसी है, तब भी एनडीए की सरकार बन रही है उधर। तो कुछ किया है, ज़मीन पे दिख रहा है, लोगों के घर में पहुंचा है, लोगों के अकाउंट्स में पहुंचा है, तभी तो हुआ है। यानी कि बिहार में फिर से एक बार कमल का फूल जो खिल चुका है। लेकिन हम इस वक्त जो असीम जी से बात करेंगे, अब डीडीसी के इलेक्शंस हैं, जम्मू कश्मीर का युवा है सर। जम्मू कश्मीर में अब ये जो गुपकार अलायंस की अगर हम बात करें तो काफ़ी चर्चा है। कश्मीर में 2 मीटिंग्स हुई, उसके बाद जब जम्मू में आए तो बयानबाजी हुई, नारेबाजी हुई, खिलाफ भी बोला, अगर सही तरीके से
क्या किस तरीके किस प्रकार से जम्मू कश्मीर के लोग, क्या लगता है आपको, क्या गुपकार अलायंस जो है जम्मू कश्मीर में अपना गढ़ बना पाएगी? देखिए, ये गुपकार अलायंस नहीं है, ये गप अलायंस है। इसने गप्पों के नाम पे पहले लोगों को बेवकूफ़ बनाया जम्मू कश्मीर के, क्या कश्मीर का युवा हो, क्या जम्मू का युवा हो। आज भी ये गप्पों के नाम पे बेवकूफ़ बना रहे हैं। इनके नीचे ज़मीन नहीं रही है, इनको कश्मीर में कोई वोट दे के राज़ी नहीं है, कोई इनकी शक्ल देख के राज़ी नहीं है। अब ये इधर उधर घूम रहे हैं। आप देखिए कैसे कैसे पीडीपी के लोग कांग्रेस में जा रहे हैं, कोई एनसी के लोग कांग्रेस में जा रहे हैं। तो यहाँ से ही पता लग रहा है कि गप अलायंस कैसा चल रहा है आपका। यानी कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस एज कम्पेयर टू एनसी और पीडीपी ज़्यादा अच्छी है। नेशनल पार्टी इज़ ऑलवेज ए नेशनल पार्टी। वो लोगों के साथ कभी भी देश हित में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। मैं तो कांग्रेस के लोगों को भी यही कहूँगा कि भैया नेशनैलिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, चाहे गप अलायंस हो या कोई भी हो। गुपकार अलायंस या गप अलायंस, ये तो आप सुन ही रहे हैं। तो सर एक सवाल और करता हूं मैं आपसे कि राजनीति की अगर हम बात करें, सर जिस तरीके की बयानबाजी हुई थी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती जी ने की कि वो जब तक 370-35 से स्टेटहुड वापस नहीं आता है तब तक वो देश के तिरंगे को हाथ नहीं लगाएंगे, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या ये राजनीति है या कोई षड्यंत्र है? क्या देखिए, समझते हैं? जम्मू कश्मीर का नौजवान हो, बुज़ुर्ग हो, आम आदमी हो, देश का तिरंगा उनके हाथों में भी है, दिल में भी है और मन में भी है। उसके लिए महबूबा मुफ्ती के हाथ नहीं चाहिए हमारे को। और जहाँ तक रही 370 और 35 ए की वो बात करते हैं, स्टेटहुड तो आना ही है। आपको अमित शाह जी ने भी बोला है, पार्लियामेंट हाउस में उन्होंने बोला है, उनके बयान भी आपने सुने होंगे। उन्होंने कहा है जैसे ही थोड़े हालात ठीक होते हैं, मिलिटेंसी ख़त्म होती है, टूरिज़्म की डेवलपमेंट होती है, स्टेटहुड तो आएगा ही। सर 36% मिलिटेंसी बढ़ चुकी है कश्मीर में। नहीं, वो देखिए इस वक्त वो एग्रेसिव हुए हुए हैं। आप समझ रहे हैं कि उनको विच मोड सर? विच मोड की उनकी ज़मीन ख़त्म हो गई है, किसी के पास मुद्दा ही नहीं रहा है। डेवलपमेंट हम एक मुद्दा लेके आएंगे, टूरिज़्म हम डेवलप करेंगे, वो मुद्दा रहेगा। तो जब आदमी फड़फड़ाता है ना, जब उसका पता है कि मेरी इंडस्ट्री बंद होगी पैसे कमाने वाली, तो वो ये सारा कुछ करेंगे उसके लिए। और जहाँ तक वो 35 और 370 वापस लाने की बात करते हैं, जब एक बार दूध गिर जाता है ना, उसको आप इकट्ठा नहीं करते। नेवर टू क्राई ऑन स्पिल्ट मिल्क। बिल्कुल। अब चलेगी है, अब वो नहीं आने वाली। यानी कि जब तक ये धरती रहेगी 370-35 से नहीं आएगी। जब धरती खत्म हो जाएगी तो फिर पता नहीं क्या होगा। तो फिर तो आएगी नहीं 370-35। मैंने तो आपको फिर बोल आएगा दिया, नहीं। जब तक ये धरती रहेगी तब तक तो नहीं आएगी 370-35 अगर से। बात करें हम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की, तो उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से एक बात कही थी कि वो तब तक नहीं मरेंगे जब तक वो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी को स्टेटहुड वापस नहीं दिलाएंगे। जिस प्रकार से उन्होंने बोला था, और काफ़ी नारेबाजी भी हुई थी कि आ गया भाई, आ गया शेर बब्बर आ गया। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए ऐसे है, शेर तो जंगल में अच्छे लगते हैं, शहरों में नहीं अच्छे लगते। जंगल में ठीक है, शेर बब्बर होंगे। जहाँ तक उन्होंने बोला कि मैं जब तक ज़िंदा रहूँगा तो 370 लेके आऊँ, वो स्टेटहुड वापस लेके आऊँगा। तो स्टेटहुड के लिए उनका ज़िंदा रहना अच्छा भी है। वो खुद देखेंगे कि स्टेटहुड आएगा, लेकिन उनके ज़िंदा रहने से नहीं आएगा। वो अमित शाह जी ने कमिट किया हुआ है, जब हालात ठीक होंगे अपने आप मैं स्टेटहुड दे दूँगा। सर आखिरी सवाल ये करूँगा मैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग जब कश्मीर में जाते हैं, तो कश्मीर के यूथ से जब मिलते हैं, तो वो उनको वहाँ पर सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाते अपनी बातों से? और कई वीडियोज़ में भी आपने देखा होगा सर कि बहुत कम पसंद किया जाता है भारतीय जनता पार्टी को कश्मीर के अंदर। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। 2 महीने में हमारे 14 लड़के शहीद हो गए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। उनकी वहाँ पर मिलिटेंटों ने उनको मार दिया, आपको भी पता है। तो अगर वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग को पसंद नहीं किया जाता, तो वहाँ कोई शहीद होने वाला नहीं खड़ा होता भारतीय जनता पार्टी के लिए। सिक्योरिटी भी नहीं दी ना सर? नहीं, चल रहा था, सिक्योरिटी दे रहे थे, लेकिन कुछ इश्यूज़ होते हैं। कोई प्राइवेट आदमी निकलता है, कभी कुछ मौका देखते हैं। वो आजकल कोई दूसरी गेम से उनको फंसाने के चक्कर में हैं, वो लगे हुए हैं सिक्योरिटी वाले उसको भी करने, मैनेज चीज़ों को। लेकिन सिक्योरिटियाँ तो दी हुई हैं, ये नहीं है। अब वसीम बारी के साथ 12 आदमी थे सिक्योरिटी के, लेकिन तब भी उनको मौका मिला। वो बेचारा बाहर घूम रहा था, सिक्योरिटी वाले अंदर खाना खाने गए थे। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा कि आपने मेरे से जो क्वेश्चन पूछा है, मैं आपको उसका जवाब दे रहा हूँ कि वहाँ पर बीजेपी का झंडा उठाने वाले, भारत माता का झंडा उठाने वाले लोग हैं, तभी लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे और उनको घर जा जा के मार रहे हैं, जो मिलिटेंट मार रहे हैं उनको। यानी कि मिलिटेंसी जो है वो कश्मीर के अंदर ही है, बाहर की नहीं है। मिलिटेंसी कश्मीर के अंदर से नहीं है, पाकिस्तान द्वारा यहाँ पर भेजी जा रही है हालत ख़राब करने के लिए, बॉर्डर क्रॉस करा के।
बॉर्डर पर तो सर हमारी सेना भी तैनात। नहीं वो ठीक है, सेना भी है, इतना बड़ा बॉर्डर है और ऐसी ऐसी जगह पे इन्फिल्ट्रेशन के पॉइंट्स हैं कि जहाँ पर सेना जा नहीं सकती। यहाँ पर हर जगह आप बार नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे पहाड़ हैं, वो टनल्स घुसा लेते हैं, कभी कई रास्ते से आते हैं, कोई अंदर का ही खबरी उनको अंदर तक ले आता है। तो स्पोर्ट है तो आते थे, लेकिन अब स्पोर्ट नहीं है, लोग भी उनको अब अवॉइड करते हैं। तभी कहाँ इतना मिलिटेंसी होती थी कि आप कश्मीर में जा ही नहीं सकते थे, और आज बड़े आराम से वहाँ टूरिज़्म भी डेवलप हो रहा है। और मेरे को कुछ पता लगा है कि काफ़ी टूरिस्ट आया हुआ है इस वक्त कश्मीर में, जो मुझे भी पता लगा कि काफ़ी अच्छा टूरिस्ट आया इस बार कश्मीर के अंदर। तो इट्स ए गुड साइन एंड गुड साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी ऑल्सो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे असीम गुप्ता जी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है भारतीय जनता पार्टी के। तो आपने सुना इनके पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ जो थे, बिहार इलेक्शंस को लेकर क्या थे, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी को लेकर क्या थे, स्टेटहुड 370 को लेकर क्या थे। तो ऐसे ही क्या सही मायनों में स्टेटहुड वापस आता है या नहीं, और गुपकार इलेक्शन को इन्होंने गप इलेक्शन कहा, गुपकार अलायंस कहा, गप अलायंस थी वो या नहीं थी, किस प्रकार से क्या क्या होगा वहाँ पर, मुद्दा क्या सामने आएगा क्या नहीं आएगा, ये देखने की बात रहेगी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमें दीजिए इजाज़त, आकिब आफ्ताब के साथ आप देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस।